Assalamu alaikum students. Today our topic is energy level diagram for hydrogen atom. Okay. First we will discuss some conclusions based on equation of energy. Conclusions based on equations of energy. कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ एनर्जी. क्या थी एनर्जी की इक्वेशन? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट दैट विल बी इक्वल टू -13.6 इंटू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन सी अगर हम n का वैल्यू इंक्रीज करेंगे दैट मीन्स इफ वी गो ऑन सपोज अगर हमारे पास कोई एटम है, सपोज इफ विल टेक एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन एटम. इसके बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं. ओके, अब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में भी रिवॉल्व कर सकता है, सेकंड ऑर्बिट में भी, थर्ड ऑर्बिट में भी, फोर्थ ऑर्बिट में भी रिवॉल्व कर सकता है. सो इफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन फर्स्ट ऑर्बिट देन एट दैट टाइम n का वैल्यू 1 होगा. एंड इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन सेकंड ऑर्बिट उस वक्त n का वैल्यू 2 होगा. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4 एंड सो ऑन. ओके, दैट मीन्स अगर हम n का वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसका मतलब क्या है, अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है दूसरे ऑर्बिट्स में, ठीक है, हायर ऑर्बिट्स में जा रहा है जिनमें एनर्जी ज्यादा होती है इसको, ठीक है. तो अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट्स में, दैट मीन्स अगर n का वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इस रिलेशन का वैल्यू डिक्रीज होगा. दैट मीन्स En का वैल्यू डिक्रीज होगा. बट डिक्रीज क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू एनर्जी का डिक्रीज होगा. ठीक है, अभी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन के पास, लेकिन अब अगर हमने इलेक्ट्रॉन को दूसरे हायर ऑर्बिट्स में लिया दैट मीन्स n का वैल्यू बढ़ाया तो इससे क्या हुआ, एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज हुआ. बट नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस. ओके, अभी पहले ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है, z, सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम तो z वहां पे 1 होगा, n भी 1 होगा. तो पहले ऑर्बिट में आएगी एनर्जी -13.6. दूसरे ऑर्बिट में एज वी हैव कैलकुलेटेड एनर्जीज फॉर एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, सेकंड ऑर्बिट में होती है उसकी -3.4. दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होता है. नेगेटिव वैल्यू का डिक्रीज होना इसका मतलब क्या है, एनर्जी इंक्रीजेस. सो वी कैन राइट when as distance of electron from nucleus increases, the value of energy also increases. Energy also increases. ओके, अब दूसरा कंक्लूजन क्या है, अगर मैं इस n को कांस्टेंट रखूंगा फॉर ए गिवन एलिमेंट, इफ n इज केप्ट कांस्टेंट दैट मीन्स ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, इफ द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग ओनली इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, इट विल बी हैविंग ए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी. इसको कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी तब तक होगी जब तक न ये अपना ऑर्बिट चेंज करेगा. मतलब जब तक ये एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है, सपोज इफ n का वैल्यू यहाँ पे 2 है फॉर हाइड्रोजन एटम देन इट विल बी हैविंग एनर्जी ऑफ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इफ n का वैल्यू 1 है देन इट विल बी हैविंग एनर्जी ऑफ कितनी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. सो ये तब तक एनर्जी चेंज नहीं करेगा जब तक न ये अपना ऑर्बिट चेंज करेगा. ठीक है, सो एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट व्हेन n इज कॉन्स्टेंट. हम लिख सकते हैं एनर्जी remains constant, energy is constant if n is constant. ओके, तीसरा कंक्लूजन हमें एनर्जी की इक्वेशन से मिल रहा है, अगर हम n को इन्फिनिटी करेंगे दैट मीन्स अब हम इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा दूर ले जा रहे हैं फ्रॉम न्यूक्लियस. ठीक है, तो n का वैल्यू क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा. और अगर n का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी वो क्या बनता है, 0. सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन will be 0 when n is infinity.
n is infinity. Okay, so at infinity the energy of electron is 0. Okay, now we will discuss about energy level diagram of hydrogen atom. So what is this energy level? What is the energy level diagram for hydrogen atom? It is diagram which represents the energies of electron in various orbits of the hydrogen atom. It represents energies of electrons in various orbits of hydrogen atom. यहाँ पे हम energy level diagram हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय लाइंस. ओके, मतलब इसमें हम ऑर्बिट्स रिप्रेजेंट करते हैं बाय लाइंस. सपोज दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड हमने इसको रिप्रेजेंट किया बाय n इज इक्वल टू 1, सेकंड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2, थर्ड ऑर्बिट n इज इक्वल 3, फोर्थ ऑर्बिट n इज इक्वल 4 एंड फिफ्थ ऑर्बिट n इज इक्वल 5 अप टू इन्फिनिटी. ठीक है, n इज इक्वल इन्फिनिटी. अब पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होती है फॉर हाइड्रोजन एटम हमने कैलकुलेट किया है. जब z का भी वैल्यू 1 दिया था वो और n का भी वैल्यू 1 दिया था. The amount of energy of electron present in first orbit that is minus 13.6 electron volt. और second orbit में कितनी एनर्जी होती है? minus 3.4 electron volt. थर्ड ऑर्बिट में minus 1.5 electron volt. इस फॉर्मूला से हमने कैलकुलेट किया था हाइड्रोजन के लिए. ठीक है, एंड फोर्थ ऑर्बिट फॉर फोर्थ ऑर्बिट minus 0.85. ऐसे ही फिफ्थ ऑर्बिट के लिए. एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इन्फिनिटी कितनी होगी? वो होगी 0. Energy at infinity will be 0. Okay, as we have see one conclusion. हमने अभी देखा था एक कंक्लूजन इसका. ठीक है, एनर्जी इक्वेशन का. तो एनर्जी इन्फिनिटी पे 0 होती है. सो अब ये एनर्जी डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन के लिए? इट रिप्रेजेंट्स एनर्जीज ऑफ, फर्स्ट थिंग इट रिप्रेजेंट्स एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम. Okay, energies. And also it represents the energy absorbed or evolved during any transition. मतलब किसी भी transition में कितनी amount of energy absorb होगी या evolve होगी. As we know, whenever electron jumps from lower orbit to higher orbit, it has to gain energy. It has to absorb some amount of energy, and then it can jump from a lower orbit to higher orbit. And when electron jumps from higher orbit to lower orbit, in that case it releases energy. Okay, it emits energy. Okay, so in this case we will show only when electron jumps from lower orbit to higher orbits. Okay, we will represent the diagram by only one case. Okay, so when electron jumps from, suppose this electron can jump from, first we should know this electron can jump from the transition may occur between any two orbits, between any two different orbits. Either the transition may be, अगर electron present होगा first orbit में, then it can jump from first to second orbit. It can also jump from first to third orbit. It can also jump from first to fourth orbit. It can also jump from first to fifth orbit. It can also jump from first to infinity, first orbit to infinity. Okay, now we will see how much amount of energy is absorbed when it jumps from first orbit to different orbits. Suppose electron jumps from first orbit to second orbit. In that case, how much amount of energy is required by electron for this transition? The energy of electron in first orbit is minus 13.6 electron volt, and second orbit its energy is minus 3.4 electron volt. So how much energy will be absorbed by electron? That is minus energy difference of electron between two orbits. That will be the amount of energy absorbed by electron in transition. Minus 3.4. That will be 10.2 electron volt. So it requires 10.2 electron volt amount of energy to jump from n is equal to 1 to n is equal to 2. अब पॉसिबिलिटी है n इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू 3 भी जंप कर सकता है अगर हम अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ाएंगे. अब n इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू 3 के लिए, इस ट्रांजिशन के लिए इसको कितनी एनर्जी चाहिए? दैट विल बी इक्वल टू माइनस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट. दैट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एज यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिखे हैं. ठीक है, ऐसी इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, इन दैट केस it requires 12.75 electron volts amount of energy.
Also, if electron jumps from first orbit to infinity, at that time how much amount of energy is required by electron for this transition? It will require minus 13.6 electron volt amount of energy, because in first orbit it has energy minus 13.6 electron volt, and at infinity it has energy that is equal to 0. So minus 13.6 minus 0, that will be equal to minus 13.6 electron volt. Now the electron can be present in second orbit, so the transition can occur from second orbit to other orbits. First possibility here is the transition may occur from second orbit to third orbit, when electron jumps from second orbit to third orbit. At that time how much amount of energy is required by electron? That is energy of electron in second orbit minus energy of electron in third orbit, that is minus 3.4 electron volt minus 1.5 electron volt, that will be 1.9 electron volt. ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा सेकंड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में, देन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी 2.25 electron volt. If electron is going from second orbit to infinity, then energy required by that electron will be 3.4 electron volt. In same way, electron can jump from, if electron is present in third orbit, it can jump from third orbit to other orbits, that is from third orbit to fourth, third orbit to fifth, third orbit to infinity. Okay, when it jumps from third orbit to fourth orbit, how much energy it will require? That will be its energy in third orbit minus its energy in fourth orbit, that is minus 1.5 minus 0.85, that will be equal to 0.65 electron volt. So 0.65 electron volt is amount of energy required to move electron from third orbit to fourth orbit. Okay, and if we have to move electron from third orbit to infinity, how much amount of energy is required? The energy required will be 1.5 electron volt, that is energy in third orbit minus energy at infinity, that will be minus 1.5 electron volt. So if you have to remove electron from first orbit to infinity, that is if we have to remove completely electron from the atom, and if we have to remove it from first orbit, then how much amount of energy will be required? That time 13.6 electron volt amount of energy will be required. And if we have to remove electron from second orbit to infinity, then how much amount of energy is required? The amount of energy required is 3.4 electron volt. And if we have to remove electron completely from third orbit, then how much amount of energy will be required? 1.5 electron volt. So this is energy level diagram for hydrogen atom, which gives us representation of energies of electron in different orbits, and which represents the difference of energies, or which represents energy absorbed or evolved during any transition. Okay. Now from the formula, as we have already studied the formula, that is if we have two orbits, n is equal to 1, n is equal to 2. सपोज n1 और n2 इनके ऑर्बिट नंबर है, ठीक है, और इसमें एनर्जी E1 होगी इलेक्ट्रॉन की, इसमें E2 होगी. नाउ इफ इलेक्ट्रॉन हैज टू मूव फ्रॉम n1 टू n2, देन हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड? दैट इज डेल्टा E, एंड डेल्टा E विल बी इक्वल टू E1 minus E2. Okay. Now we have calculated that relation, that is equal to delta E, that will be equal to minus 13.6 Z square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. Okay, this is the relation for calculating energy difference in any, for calculating energy for any transition. Okay, so from this relation अब हम ये भी कह सकते हैं, अभी हमने एनर्जी डायग्राम जो पढ़ा हाइड्रोजन एटम के लिए, अब हम एनर्जी डायग्राम पे हमें क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इन विच ऑफ द ट्रांजिशंस द एनर्जी विल बी मैक्सिमम और द एनर्जी विल बी मिनिमम. तो हम यहाँ एनर्जी डायग्राम से देख सकते हैं तो किस ट्रांजिशन में मैक्सिमम एनर्जी होती है, मतलब ज्यादा एनर्जी डिफरेंस कहाँ पे होती है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करनी पड़ती है. इस वाली ट्रांजेक्शन में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस ट्रांजेक्शन में 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस वाली ट्रांजेक्शन में 12.75 एंड इस वाली ट्रांजेक्शन में दैट इज 13.6
electron volt. That is maximum energy is required, maximum energy required for the transition in this energy level diagram. That is जब n1 का वैल्यू लोवेस्ट होगा 1 होगा और n2 का वैल्यू कहाँ होगा हाईएस्ट, दैट इज इन्फिनिटी के आसपास, ठीक है. सो विच ट्रांजिशन requires maximum amount of energy, that transition in which n1 मतलब जहां से ट्रांजिशन हो रही है, जिस ऑर्बिट से ट्रांजिशन हो रही है, in which n1 should be lowest and n2 should be highest. In that transition the amount of energy required by electron will be maximum, okay, or amount of energy emitted, that will be also maximum. So energy is maximum in which transition? Energy will be maximum in that transition in which n1 is lowest and n2 is highest. In which n1 is lowest and n2 is highest. Suppose हमारे पास एक छोटा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है. We'll solve this problem. The question is for which of the following transition energy is maximum? किस ट्रांजिशन के लिए इनमें एनर्जी मैक्सिमम है. हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं और 3 पार्ट्स में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है. तो हमें देखना है किस ट्रांजिशन में एनर्जी मैक्सिमम होगी, चाहे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या चाहे एनर्जी रिलीज होगी, इवॉल्व होगी. मतलब हमें देखना है सिर्फ इन विच ट्रांजिशन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड दैट विल बी मैक्सिमम, ओके. सो पहला पार्ट है, इसमें ए पार्ट क्या है, ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट. 2 to 3 मींस सेकंड ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट. बी पार्ट में 3 to 4 ऑर्बिट और सी पार्ट में सेकंड ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट एंड डी पार्ट में थर्ड ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट. सो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. हम इसको जल्दी कर सकते हैं. कैसे? हमें देखना है एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होगी. इस रूल के हिसाब से हम चलेंगे. Energy will be maximum in that transition in which n1 will be lowest and n2 will be highest. तो n1 इनमें से कहाँ पे lowest है सबसे ज्यादा? 2 केसेस में. एक तो A है, दूसरा C पार्ट है, ठीक है. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है n1. बट n2 कहाँ पे हाईएस्ट है? n2 इन दो में से दैट इज यहाँ पे हाईएस्ट है. सो आवर आंसर विल बी C पार्ट. इस ट्रांजिशन में एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है. और दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है ट्रांजिशन occurs from 3 to 5, 4 to 5, 5 to 6, 7 to 8. तो n1 लोवेस्ट ढूंढो कहाँ पे है, लोवेस्ट वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे. और n2 हाईएस्ट. अब हाईएस्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो प्रेफरेंस हमें ज्यादा देनी होती है लोवेस्ट को, ठीक है. इसको प्रेफरेंस दो, फिर इसके बाद हाईएस्ट वाले को प्रेफरेंस दो, ठीक है. तो यहाँ पे n1 लोवेस्ट है 3, दैट इज 3 to 5 ट्रांजिशन जो होगी इसी में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब या इवॉल्व होगी, ठीक है. और तीसरा पार्ट क्या है? ए पार्ट में 2 to infinity ट्रांजिशन हो रहा है, 1 to 2, 4 to 5 एंड 1 to infinity. एज वी कैन सी हियर n1 का वैल्यू 1 है, दिस इज लोवेस्ट हियर, एंड n2 का वैल्यू हाईएस्ट है, ठीक है. सो इन दिस ट्रांजिशन एनर्जी विल बी मैक्सिमम. अब आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, अब डायरेक्टली कभी एनर्जी नहीं पूछेगा, कभी ये पूछ सकता है फ्रीक्वेंसी, कभी ये पूछ सकता है वेवलेंथ. एज वी नो एनर्जी varies directly with frequency and these both varies inversely with wavelength. ओके, इसका मतलब क्या है? एनर्जी ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, बट अगर ये दो ज्यादा है तो इसका वैल्यू कम होगा. दैट मीन्स ये इनवर्सली वेरी करता है इनके साथ, ठीक है. अब अगर सपोज क्वेश्चन में पूछा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन द वेवलेंथ इज मैक्सिमम, वेवलेंथ किस ट्रांजिशन में मैक्सिमम होगा. चलो पहले फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं. फ्रीक्वेंसी किस ट्रांजिशन में मैक्सिमम होगा? अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेगा दैट मीन्स जहां पे एनर्जी ज्यादा होगी वहीं पे उसी ट्रांजिशन में फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, तो सेम आंसर्स आएंगे, ठीक है. एंड इफ ही इज टॉकिंग अबाउट वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ बोल रहा है कहां पे वेवलेंथ मैक्सिमम है, दैट मीन्स वहां पे एनर्जी क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए. अभी हम मैक्सिमम एनर्जी के लिए क्या देख रहे थे? n1 लोवेस्ट होना चाहिए और n2 क्या होना चाहिए? हाईएस्ट. बट फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी n1 का वैल्यू फिर क्या होना चाहिए? लोवेस्ट, हाईएस्ट होना चाहिए, और n2 का वैल्यू क्या होना चाहिए? लोवेस्ट, ठीक है. तो यहां पे ढूंढो आप, यहां पे n1 का वैल्यू कहां पे हाईएस्ट है?
दो केसेस में है, 3 to 4, 3 to 5, ठीक है। और N2 का वैल्यू लोवेस्ट कहाँ पे है, ये 4, ठीक है। 4 and 5 में 4 लोवेस्ट है। सो इन दिस ट्रांजिशन वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम, ठीक है। ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। और अगर दूसरे पार्ट में पूछा वेवलेंथ मैक्सिमम ढूंढो, कौन किस ट्रांजिशन में मैक्सिमम वेवलेंथ हो रही है, मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब ही है एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए यहाँ पे। अब एनर्जी मिनिमम कहाँ पे होगी, जहाँ पे N1 हाईएस्ट होगा बट N2 लोवेस्ट होगा, ठीक है। इसका अपोजिट याद रखना है, ठीक है। तो N2 हाईएस्ट कहाँ, N1 हाईएस्ट कहाँ पे है इस केस में, डी पार्ट में N2 हाईएस्ट है 7, और N1 क्या है, N1, अब यहाँ पे हमें प्रेफरेंस देनी होती है पहले वाले को, ठीक है। अगर एनर्जी मैक्सिमम ढूंढनी है दैट मीन्स वी हैव टू गिव प्रेफरेंस, मोर प्रेफरेंस टू N1 शुड बी लोवेस्ट, ठीक है। अब अगर N2 हाईएस्ट होगा भी नहीं तो कोई बात नहीं, N1 शुड बी बट लोवेस्ट, इसका लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू लेना है, ठीक है। और यहाँ पे इन दिस केस इफ वी हैव टू लुक अबाउट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी और minimum amount of energy or maximum wavelength, then and the necessary condition is N1 should be highest। तो यहाँ पे वो कंडीशन पूरी होती है इस वाले केस में, N1 highest है, ठीक है। सो डी पार्ट विल बी आवर आंसर। इन दिस आंसर, इन दिस ट्रांजिशन द वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम, okay। That means in this transition energy will be minimum, in this transition energy will be maximum। So I hope this is clear। Now we will move to the next topic. We'll talk about some important terms related to the Bohr's model of an atom, okay। And these are also important from the entrance point of view. Some important terms. Some important terms, and these terms are only valid for single electron system, ठीक है। valid for single electron system। single electron system, okay। Here the single electron system means the species which has only one electron in it, okay। Like hydrogen, हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटर ऑर्बिट में, ठीक है। तो अगर हम कोई स्पेशीज लेंगे जैसे कि लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इफ यू विल रिमूव वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिथियम देन इट विल बिकम हाइड्रोजन लाइक स्पेशीज, इट विल बी हैविंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन in the outermost orbit, okay। And if we will take example of lithium, and if we will remove 2 electrons from lithium then it will be having also 1 electron in the outermost orbit, so it will behave like hydrogen, it will be hydrogen like species, okay। So our first important term here is that is ground state। What is ground state? It is the lowest energy state of any atom or ion। लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, ठीक है, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा कम एनर्जी होती है किसी भी एटम को या आयन को, ठीक है। लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एटम और ऑफ एनी एटम और आयन, ठीक है। दैट मीन्स एन का वैल्यू क्या होगा, लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होता है एन का, दैट इज 1, ठीक है। इफ विल टॉक अबाउट ग्राउंड स्टेट एनर्जी, अब ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी present in electron in that state। That means in first orbit the amount of energy possessed by electron is known as ground state energy of that electron, okay। Suppose if we will talk about ground state energy, अब मैं ground state को abbreviation से represent करूंगा G and S, ठीक है। ground state energy of hydrogen atom, ठीक है, हाइड्रोजन एटम कितनी होगी, फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो, 13 - 13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर। एज वी ऑलरेडी नो ग्राउंड स्टेट इट रिप्रेजेंट्स, दैट मीन्स N का वैल्यू हमेशा 1 होगा, चाहे किसी का भी ग्राउंड स्टेट हो, हाइड्रोजन का, लिथियम का, हीलियम का, ठीक है, बेरिलियम आयन का, किसी का भी ग्राउंड स्टेट मतलब N = 1, ओके।
तो n का वैल्यू 1 है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका भी वैल्यू 1 है, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, इफ यू विल टॉक अबाउट ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ helium plus 1 ion, what will be ground state energy of helium plus 1 ion? Same formula, -13.6, but in case of helium ground state वही रहेगा, दैट मीन्स n का वैल्यू वही रहेगा 1 ही, बट यहाँ पे z का वैल्यू चेंज हो रहा है. z का वैल्यू क्या है हीलियम के लिए? दैट इज 2 का स्क्वायर दैट इज 4. ठीक है, एंड इट्स एनर्जी विल बी -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, in same way we can calculate ground state energy of lithium plus 2 ion. किसी भी आयन का आप निकाल सकते हो अब. ठीक है, बाय फॉर्मूला -13.6 ग्राउंड स्टेट, दैट मीन्स n का वैल्यू ऑलवेज 1 है, बट इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आएगा, दैट विल बी -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दीज आर ground state energies for some atoms or ions. Okay, now our next term is, that is ionization energy, sorry, excited state. Okay, what is excited state? It is the energy state other than lowest energy state. lowest energy state कौन होता था? n is equal to 1, फर्स्ट ऑर्बिट, और बाकी जो भी ऑर्बिट्स होते हैं एटम के, ठीक है, वो सभी ऑर्बिट्स क्या कहलाते हैं? एक्साइटेड स्टेट्स. ओके, सो द एनर्जी स्टेट other than lowest energy state is known as excited state. Okay, और excited states को हम कैसे नंबरिंग देते हैं? सपोज हमारे पास कोई एटम है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट. ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड हाउ वी गिव नंबरिंग टू द एक्साइटेड स्टेट्स? द सेकंड ऑर्बिट इज नोन एज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. ओके, this is known as first excited state, second excited state, third excited state. So हमारे पास क्वेश्चंस हो सकते हैं, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन. ओके, इफ यू हैव टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, उसकी एनर्जी कितनी होगी? ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया है. ठीक है, अब इसमें हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है. ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, वो हम कैसे निकालेंगे? -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर. अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दैट मीन्स n का वैल्यू क्या है? 1 + 1 दैट विल बी 2, दैट इज -13.6, और z का वैल्यू 1 है, इंटू 1/2. सो हाउ मच विल बी द वैल्यू? 2 स्क्वायर. ठीक है, इट विल बी इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय 4, दैट विल बी इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, अब ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ सकता है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ second excited state of Li+2 ion. Okay, or they can also ask questions like calculate energy of third excited state of Li+2 ion. Okay, suppose अगर हमें थर्ड एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी निकालनी है. ठीक है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li+2 आयन. तो कैसे करेंगे इसको? एनर्जी विल बी इक्वल टू, वी नो, -13.6, लिथियम का Z कितना होता है? 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, दैट इज 3 का स्क्वायर. ठीक है, सॉरी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, दैट मीन्स n का वैल्यू क्या होगा? n का वैल्यू होगा 3 + 1, दैट विल बी 4. Okay, and this will be equal to -7.65 electron volt. Okay, now you are able to calculate energies of electron in any of the excited state. Okay, सिर्फ आपको मालूम क्या होना चाहिए? आयन कौन सा है, दैट मीन्स उसका एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए, एंड यू शुड नो द वैल्यू ऑफ n. ओके, n, हाउ विल यू गेट n? आपको मालूम है
अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करेगा दैट मीन्स n का वैल्यू होगा एक्साइटेड स्टेट प्लस 1, ठीक है। अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात करेगा तो n का वैल्यू होगा 3 + 1, ओके। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। It is the minimum amount of energy required to move electron to infinity from ground state. Okay? मतलब अगर हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है एक एटम से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को मूव करना है, सपोज दिस इज एटम एंड दिस इज ground state, that is n is equal to 1, and if you have to move electron to infinity, okay, मतलब इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली बाहर ही निकालना है, ठीक है। सो एट दैट टाइम द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड is equal to the amount of energy required is said to be ionization energy because this energy converts this atom into ion। ये इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के कंप्लीटली बाहर निकाल के इसको आयन में कन्वर्ट करता है। सो इस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। सो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहां से, n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ग्राउंड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट का मतलब है n इज इक्वल टू 1 एंड इन्फिनिटी तक, दैट मीन्स जहां पे एनर्जी इसकी जीरो बनेगी, ठीक है। सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी फ्रॉम द रिलेशन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट इज डेल्टा E, amount of energy of electron in first orbit in ground state minus energy of electron in at infinity, ठीक है, that is minus 13.6 z square into 1 by n1। n1 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, एंड माइनस 1 by n2। n2 का वैल्यू क्या है, दैट इज इन्फिनिटी, ओके। 1 by इन्फिनिटी 0 के बराबर आएगा, 1 by 1 1 ही, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी होगी, फॉर्मूला क्या बनेगा हमें फॉर आयनाइजेशन एनर्जी, दैट विल बी माइनस 13.6 z स्क्वायर, ओके। सो यहाँ पे अब n का कोई काम नहीं रहेगा, ठीक है। सो इफ यू हैव टू कैलकुलेट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम कितनी होगी, दैट इज माइनस 13.6, z का वैल्यू क्या है, 1 है, 1 स्क्वायर, दैट विल बी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। इफ यू हैव टू कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सपोज हीलियम प्लस 1 आयन, helium plus 1 ion, what will be ionization energy of helium plus 1 ion, that will be minus 13.6 z square। अब z का वैल्यू क्या है यहाँ पे, that is 2 square, and that will be equal to potential। it is the potential required to remove electron infinity। our next term is ionization potential। It is the potential required to remove electron to infinity from the ground state। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को हमें कितना पोटेंशियल चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी तक बाहर निकालने के लिए, उस पोटेंशियल को हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। इससे पहले हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी। ये यहाँ पे भी हमें इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी तक लेना है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी नहीं पोटेंशियल की जरूरत होती है। वी नो पोटेंशियल किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू, पढ़ा होगा आपने 10th में, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, ठीक है। अगर एक यूनिट चार्ज को हमें इन्फिनिटी से दूसरी चार्ज के पास लाना है तो हमें कितना वर्क डन करना है, उसके लिए वो वर्क डन उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। और वो पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। बट वर्क डन इन फ्रॉम वर्क एनर्जी थॉर्म वी कैन सी दैट वर्क डन बराबर होता है, वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी, ओके, जो इस बॉडी में अब स्टोर हुई इस वर्क डन की वजह से। सपोज ये मार्कर नीचे है, मैंने इस मार्कर को पेन को ऊपर उठाया, अब इस पेन को उठाने में मैंने कितनी एनर्जी खर्च की, मतलब कितना काम किया, ठीक है। जितना मैंने उसमें काम किया, उसके लिए काम किया इसको उठाने में, उतना काम इसमें स्टोर होता है एज एनर्जी। अब मैं अगर इसको छोड़ूंगा
तो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, दैट मीन्स इसने ये एनर्जी रिलीज की। अभी इसके पास नहीं थी ये एनर्जी, बट जब मैंने इसको उठाया, ठीक है, एट सम हाइट, तो ये वर्क डन कन्वर्ट हुआ एनर्जी में, और वो एनर्जी किस में स्टोर हुई, इस पेन में। ऐसे ही चार्जेस में भी एनर्जी स्टोर होती है, वो एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क डन के बराबर होती है, ठीक है। अब कितनी एनर्जी इसमें स्टोर हुई, आयनाइजेशन एनर्जी, हमने कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी ताकि वो ग्राउंड स्टेट से सीधे इन्फिनिटी तक गया, हमने अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी इसको दी, ठीक है। वो आयनाइजेशन एनर्जी दैट मीन्स वो किसके बराबर होगा, वो इसी वर्क डन के बराबर होगा। सो वी कैन राइट आयनाइजेशन एनर्जी एज दैट इज वर्क डन, ठीक है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। वही वर्क डन इसमें स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। सो वी कैन राइट पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल एज it is the amount of work done, that is amount of ionization energy divided by, in bringing a unit charge, यहाँ पे हमने कौन सी यूनिट चार्ज लाई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, that is we can write E, value of E, charge of electron. So if we have to calculate ionization potential of any atom, of any ion, it is simple, it's not that much difficult. Suppose if we have to calculate ionization energy, sorry, ionization potential of, इसको मैं IP से रिप्रेजेंट करता हूँ, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाउ यू विल कैलकुलेट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम, सिंपली वी हैव टू कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट इज माइनस 13.6 Z स्क्वायर फ्रॉम द अबव फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। क्योंकि इसमें N1 क्या होता है, 1 होता है, और N2 होता है इन्फिनिटी, तो वो बन जाएगा, फिर रिलेशन बनती है एनर्जी की, minus 13.6 Z square. This is ionization energy, okay. But we have to calculate ionization potential. What is ionization potential? It is ionization energy divided by charge of electron, ठीक है। अब ये एनर्जी, ionization energy जो यहाँ से मिलेगी, that will be in form of electron volts, okay. Now we will divide the charge of electron, okay. What is this electron volt? We have calculated charge, we have taken charge in terms of E values, in terms of charge of electron, okay. So we will cancel E and E here, that will be minus 13.6 Z square, Z का value 1 है, and V, okay. This will be ionization potential for hydrogen atom. In the same way we can calculate ionization potential for helium plus 1 ion, that will be ionization energy minus 13.6 Z square electron volt divided by charge of electron, that is E. अब यहाँ पे Z square क्या बनेगा, Z square बनेगा, यहाँ पे हीलियम आयन के लिए 2 है, that is 2, तो वो बराबर आएगा minus 2 square, that will be equal to minus 54.4 electron volt. This will be, sorry, electron नहीं, volt आएगा, क्योंकि ये हम पोटेंशियल देख रहे हैं, that is volt, पोटेंशियल का यूनिट होता है volt, okay. So simply if we have to calculate ionization potential of any species, of any hydrogen like species, we have to simply calculate first its ionization energy, then divide this ionization energy by E, or simply cut this E from the ionization energy, you will get ionization potential, okay. The ionization energy is equal to ionization potential, but when we cut this E, जब हम इस E को कैंसिल करेंगे तो वो वोल्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सपोज इफ एनी स्पीशीज इज हैविंग आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, सपोज हम कोई एग्जांपल लेंगे, सपोज 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी स्पीशीज की आयनाइजेशन एनर्जी है। अब इस स्पीशीज का आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, सिंपली इसमें से E काटना है, 100 वोल्ट, ओके। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, ओके। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टर्म।